भारत की आज़ादी की कहानी में ना कई मोड़ आए, कई अहम पल थे। लेकिन कुछ वाक़ये ऐसे भी हुए जिन्होंने पूरे देश की रूह कंपा दी। आज हम एक ऐसे ही काले दिन की बात करेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तारीख 13 अप्रैल 1919 और जगह अमृतसर का जलियांवाला बाग। ये वो दिन था जिसने हिंदुस्तान के इतिहास का रुख हमेशा हमेशा के लिए मोड़ दिया। पर सवाल तो यही है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? मतलब एक शांतिपूर्ण गैदरिंग थी, बैसाखी का त्योहार था, वो दिन एक खूनी नरसंहार में कैसे तब्दील हो गया? चलिए इस पूरे कहानी को शुरू से समझते हैं, एक एक करके। तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि जलियांवाला बाग कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। नहीं, इसके पीछे ना सालों का दबा हुआ गुस्सा था, जुल्म करने वाली नीतियां थीं और एक ऐसा तनाव था जो लगातार बढ़ रहा था। मतलब माहौल एक तरह से बारूद के ढेर पर बैठा था। और इस तनाव की जो सबसे बड़ी चिंगारी थी ना, वो था 1919 का रॉलेट एक्ट। जरा सोचिए, एक ऐसा कानून जो अंग्रेजी हुकूमत को ये ताकत दे दे कि वो किसी को भी सिर्फ शक के बिना पर, बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक जेल में बंद कर सकती है। जाहिर है, हिंदुस्तानियों ने इसे अपने हक पर हमला माना और नाम दिया काला कानून, और इसका विरोध भी जबरदस्त हुआ। अब जरा उस वक्त के माहौल को फील करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अभी अभी खत्म हुआ था। हिंदुस्तान ने अंग्रेजों का पूरा साथ दिया, इस उम्मीद में कि कुछ अच्छा होगा। पर मिला क्या? महंगाई, बेरोजगारी और टूटे हुए वादे। स्वशासन का वादा तो बस वादा ही रह गया। इसी माहौल में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का ऐलान किया और पंजाब, जो पहले से ही क्रांति का केंद्र था, वो इस विरोध का सबसे बड़ा गढ़ बन गया। इसके बाद तो हालात बहुत तेजी से बिगड़े। मार्च में एक काला कानून आया। फिर 9 अप्रैल को अमृतसर के 2 बहुत ही लोकप्रिय स्थानीय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अगले ही दिन इन गिरफ्तारियों के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुए वो हिंसक हो गए। और बस इसी तनाव भरे माहौल के बीच आई 13 अप्रैल की तारीख, बैसाखी का दिन, और हजारों लोग जमा हुए जलियांवाला बाग में। तो अब आते हैं उस दिन पर, 13 अप्रैल। एक तरफ तो बैसाखी का त्योहार था, लोग जश्न मनाने और शांति से अपनी बात रखने के लिए जमा हुए थे। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी भयानक साजिश रची जा रही थी जिसकी किसी को भनक तक नहीं थी। इस पूरी ट्रेजेडी को समझने के लिए ना उस बाग की बनावट को समझना बहुत जरूरी है। वो कोई खुला मैदान नहीं था, असल में वो एक जाल था। सोचिए, चारों तरफ से ऊंची दीवारों से घिरी हुई जगह और अंदर बाहर आने जाने के लिए सिर्फ एक, जी हां, सिर्फ एक तंग सा रास्ता। ये बनावट ही उस दिन मौत का जाल साबित हुई। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ब्रिगेडियर जनरल डायर अपनी फौज के साथ वहां पहुंचा। उसने सबसे पहले बाहर निकलने का वो इकलौता रास्ता बंद करवा दिया। कोई वार्निंग नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं कि जगह खाली कर दो, कुछ नहीं। उसने सीधे अपनी टुकड़ी को हुक्म दिया कि निहत्ती भीड़ पर गोलियां चलाओ। और अगले 10 मिनट तक बस गोलियों की आवाज थी, लगातार, बिना रुके। ब्रिटिश हुकूमत का ऑफिशियल फिगर क्या था जानते हैं? 379। ये था उनका सरकारी आंकड़ा। लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा भयानक थी। भारतीय नेताओं के अनुमान के मुताबिक 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे और घायलों की संख्या तो 2000 से भी ऊपर थी। फर्क देख रहे हैं? सरकारी आंकड़े और असलियत में जमीन आसमान का फर्क था। गोलियां तो 10 मिनट बाद बंद हो गईं, लेकिन वो सिर्फ उस आतंक की शुरुआत थी। नरसंहार के बाद जो हुआ वो शायद उससे भी ज्यादा तकलीफदेह था। चलिए देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया और इसका मतलब था अंग्रेजों का खुला राज, खुली क्रूरता। भारतीयों को जलील करने के लिए, उन्हें नीचा दिखाने के लिए अजीब अजीब और दर्दनाक सजाएं दी जाने लगीं। इस जुल्म के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा था और इसी गुस्से की एक सबसे बुलंद आवाज बने रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने अंग्रेजों की दी हुई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। उन्होंने कहा कि यह सम्मान अब मेरे लिए शर्म की वजह बन गया है। सोचिए, ये कितना बड़ा कदम था उस वक्त। ये विरोध का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक बन गया। अच्छा, अब अंग्रेजों ने दुनिया को दिखाने के लिए एक जांच कमेटी बनाई, हंटर कमीशन। और कमीशन ने क्या कहा कि हाँ, डायर ने थोड़ी ज्यादती कर दी, बस कोई सजा नहीं, कुछ नहीं। और तो और हद तो तब हो गई जब ब्रिटेन में कुछ लोगों ने डायर को हीरो बना दिया। उसके लिए पैसे जमा किए गए। ये हिंदुस्तानियों के लिए जले पर नमक छिड़कने जैसा था, एक भद्दा मजाक। ये जो हत्याकांड था और उसके बाद जो मजाक हुआ जांच के नाम पर,
इसने भारत की आज़ादी की लड़ाई को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। ये एक टर्निंग पॉइंट था। अब तक जो लोग अंग्रेजी हुकूमत में सुधार की उम्मीद कर रहे थे, उनका भरोसा टूट चुका था। अब आज़ादी का मतलब सिर्फ हक मांगना नहीं, बल्कि पूरी आज़ादी हासिल करना बन गया। इस पूरी कहानी में कुछ नाम बहुत अहम हैं। एक तरफ महात्मा गांधी, जिन्होंने इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। दूसरी तरफ जनरल डायर, जिसने वो हुक्म दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की। और दो नाम और हैं जिन्हें भूलना नहीं चाहिए। एक माइकल और ड्वायर, पंजाब का वो गवर्नर जिसने डायर के काम को सही ठहराया था। और दूसरा नाम ऊधम सिंह। इनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। और असल में इस घटना का सबसे बड़ा असर यही था। इसने ब्रिटिश न्याय के नकाब को नोचकर फेंक दिया। हिंदुस्तानियों का जो थोड़ा बहुत भरोसा बचा था अंग्रेजी राज पर, वो चकनाचूर हो गया। गांधी जी जैसे नेताओं को भी ये साफ हो गया कि अब सहयोग से, कोऑपरेशन से बात नहीं बनेगी। अब तो असहयोग ही एकमात्र रास्ता है। और यहीं से असहयोग आंदोलन की जमीन तैयार हुई। लेकिन ये कहानी सिर्फ आंदोलन तक ही सीमित नहीं है। इसमें बदले की एक ऐसी दास्तां भी है जो सालों तक चलती रही। तो चलिए ऊधम सिंह की कहानी पर वापस आते हैं। वो उस दिन उस बाग में मौजूद थे और उन्होंने कसम खाई थी कि वो इस नरसंहार का बदला जरूर लेंगे। और अपनी इस कसम को पूरा करने के लिए उन्होंने इंतजार किया। कितना? 1-2 साल नहीं, पूरे 21 साल। सोचिए, 2 दशक से भी ज्यादा बदले की वो आग उनके सीने में जलती रही। और फिर 21 साल लंबे इंतजार के बाद 13 मार्च 1940 को लंदन में ऊधम सिंह ने माइकल ओडवायर को गोली मार दी। यहां एक बात गौर करने वाली है, उन्होंने जनरल डायर को नहीं मारा, उन्होंने मारा माइकल ओडवायर को, उस गवर्नर को जिसने डायर के उस खूनी काम पर मुहर लगाई थी। आज जलियांवाला बाग एक राष्ट्रीय स्मारक है। अगर कभी वहां जाएं तो आज भी दीवारों पर गोलियों के वो निशान देख सकते हैं। वो उस दिन की कहानी कहते हैं। वो शहीदी कुआं भी वहीं है, जिसमें न जाने कितने लोगों ने गोलियों से बचने के लिए छलांग लगा दी थी। ये जगह सिर्फ एक बाग नहीं, ये एक याद है। इस बात की याद कि हमारी आज़ादी कितनी महंगी है, कितनी कुर्बानियों से मिली है। तो जलियांवाला बाग की ये कहानी सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है, बलिदान के बारे में, न्याय के बारे में और आज़ादी के असली मतलब के बारे में। और आखिर में हमारे जहन में बस एक ही सवाल छोड़ जाती है कि आज़ादी की कीमत आखिर होती क्या है।